हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग सब? आई होप आप सब एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास और बहुत ज़्यादा मज़े में होंगे। यस सर। दोस्तों, हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बढ़िया सा चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, डिजिटल ऑडिट। एंड इसके अंदर हम लोग ने कल जाते जाते साइबर रिस्क के बारे में हम लोग ने बातचीत करी थी, राइट? यस सर। जिसके अंदर हम लोग ने बहुत सारे अलग अलग टाइप के साइबर अटैक्स जो हो सकते हैं, रिस्क जो अलग अलग टाइप की हो सकती है, इसके बारे में हमने बातचीत करी। जिसके अंदर हमने बात करी थी सबसे पहले मालवेयर के बारे में, जो एक मेलिशियस क्या बोलते हैं, प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम के अंदर वो लोग डाल देंगे, जिसके वजह से वो लोग आपका डेटा जो है वो चुरा सकते हैं। जिसके अंदर हम लोग ने बहुत सारे अलग अलग टाइप्स देखे। सबसे पहले हम लोग ने बात करी अबाउट व्हाट स्पीयर फिशिंग। स्पीयर फिशिंग में हमने क्या बोला कि वो स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स को टारगेट करते हैं, उनको मेल्स भेजते हैं, बोलते हैं कि उस मेल पे क्लिक कीजिएगा और फिर वो सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम में, वो प्रोग्राम आपके सिस्टम में आ जाता है और फिर आपका जो है डेटा चुराया जाता है। सेकंड, हम लोग बात कर रहे हैं वेलिंग की। वेलिंग जो है वो क्या होता है, जो कॉरपोरेट लेवल के या एग्जीक्यूटिव या सीनियर लेवल के जो लोग होते हैं, उन्हें टारगेट किया जाता है उनका पैसा लूटने के लिए। उसके बाद अपन बात करते हैं स्मिशिंग। स्मिशिंग ये जो है बाय सेंडिंग व्हाट मैसेजेस, और उस मैसेज पे फिर आप क्लिक करते हो, आपको रेप्यूटेबल कंपनी से मैसेजेस आते हैं और फिर आपको क्या होता है, आप शिकार हो जाते हो फ्रॉड के। एंड विशिंग मतलब क्या होता है कि आपको वॉइस के माध्यम से एक फेमिलियर पर्सन या फेमिलियर कंपनी आपको कॉल करेगी और आपको ऐसा लगता है कि वो जेन्युइन है, और आप आपका जो सीक्रेट जो डेटा है, जैसे कि आपका पिन नंबर है या ओटीपी नंबर है, कार्ड डिटेल्स है, आप ये उन्हें दे देते हो। और उस वजह से क्या हो जाएगा, आप वापस से उस के शिकार बन जाते हो। फिर उसके बाद हमने बात करी स्पूफिंग। स्पूफिंग में दो बातें होती है। एक डोमेन स्पूफिंग, जहाँ पे वेबसाइट ऐसे लगेगा कि हाँ भाई ये जेन्युइन कंपनी का वेबसाइट है, बट हालांकि वो होता नहीं है। और दूसरा ईमेल स्पूफिंग, कि आपको वो ईमेल करेंगे, आपको ऐसा लगेगा कि हाँ भाई ये जेन्युइन कंपनी का किसी का मेल है, बट वापस से ये वैसा नहीं होगा। सही है एकदम? यस सर। तो ऐसी कुछ बातें हमने देखी थी। उसके बाद चलिए दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हैं अभी, और नेक्स्ट जो है हम लोग चर्चा करते हैं अबाउट व्हाट इज द आइडेंटिटी बेस्ड अटैक्स। अभी नेक्स्ट जो अटैक हम लोग जो देख रहे हैं दोस्त, वो किसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं? सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट इज द आइडेंटिटी बेस्ड व्हाट अटैक। किसके बारे में बात कर रहे हैं अपन? आइडेंटिटी बेस्ड अटैक्स। सो व्हाट इज दिस आइडेंटिटी बेस्ड अटैक्स? जब आपके वैलिड यूजर क्रेडेंशियल्स बराबर वो कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं, बराबर है, एंड एन एडवर्सरी इज प्रिटेंड टू बी दैट यूजर। मतलब आपके लॉगिन क्रेडेंशियल्स, मतलब आप जो क्या बोलते हैं उसको, बैंक का आपका लॉगिन है, या आप कोई भी जो अलग अलग जगहों पे आप लॉगिन करते हो, सो अगर आपकी वो आइडेंटिटी अगर चोरी हो जाती है, फिर आप उसके क्या हो जाते हैं, आपका अटैक मतलब गया, खलास, ओवर। सो क्या कहते हैं इधर, मोस्टली क्या होता है, अपन सब जगह पे, जैसे अपन अपना सेम जो ईमेल आईडी है वो सब जगह यूज करते हैं। कोई भी वेबसाइट पे अपने को अकाउंट क्रिएट करना है, तो यूजुअली क्या होता है, हम लोग अपना जो मेल आईडी है वो हम लोग सब जगह पे यूज कर लेते हैं। मतलब आप भी देखो कि अगर आपका फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, या अगर अपन बात करें आपका जो ईमेल आईडी है वो सब जगह सेम है, बैंक्स में जो आपने मेल आईडी दिया है वो भी सेम है। तो क्या होता है, यूजुअली हम लोग एक ही अकाउंट जो है वो सब जगह पे यूज करते हैं, और ऑल सोशल मीडिया अकाउंट्स। एंड यही नहीं, बहुत से लोग तो क्या करते हैं कि जो पासवर्ड भी है वो यूनिफॉर्म रखते हैं थ्रू आउट। तो इससे क्या हो जाता है कि अगर आपका एक यूजर आईडी और पासवर्ड, अगर वो मल्टीपल अकाउंट्स पे अगर आप यूज कर रहे हो और वो अगर कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, सो क्या हो जाएगा, आपके वेरियस अकाउंट्स में वो लॉग इन करके आपका जो डेटा है उसको वो चुरा सकते हैं। Therefore, possessing the credentials for one account may be able to grant access to other unrelated accounts. इसीलिए आपको मैं हमेशा एक एडवाइस करूंगा कि जो आपके बैंकिंग डिटेल्स जो होते हैं उसके लिए आप मेल आईडी अलग से क्रिएट कीजिए बैंक्स में सबमिट करने के लिए, राइट? जहाँ पे आपको ईमेल ओटीपी आता है, या जो भी आपका बैंक्स का ऑफिशियल कम्युनिकेशन है, सो यू हैव टू कीप दोज ईमेल आईडीज सेपरेट।
एंड फिर जो नॉर्मल आप जो सोशल मीडिया के लिए जो यूज़ करते हो वो ईमेल आईडीज अलग यूज़ करना। सो इससे क्या हो जाएगा कि आपके अगर वो अदर सोशल मीडिया अकाउंट्स कॉम्प्रोमाइज भी हो जाते हैं, वो गया तो फर्क नहीं पड़ता है, बट क्या हो जाता है अगर अपना ये बैंक के अगर कॉम्प्रोमाइज हो गए तो प्रॉब्लम है, राइट। सो ये एक टाइप का अटैक है, आइडेंटिटी बेस्ड अटैक्स, राइट, यस। तो आइडेंटिटी बेस्ड अटैक मतलब आपके यूजर आईडी जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट जो बात कर रहे हैं अपन, वो बात कर रहे हैं अबाउट व्हाट, इनसाइडर थ्रेड्स की। किसकी बातचीत हो रही है? इनसाइडर थ्रेड्स मतलब जो आपके, वो कहते हैं ना अपन, घर का भेदी लंका ढाए। क्या कह रहे हैं हम लोग? घर का भेदी लंका ढाए। मतलब आप समझने की कोशिश कीजिए, मतलब अक्सर जो अपने ऑफिस के अंदर जो एम्प्लॉयज है, पास्ट एम्प्लॉयज या करंट एम्प्लॉयज, अगर उनके पास सब डिटेल्स अवेलेबल है सो वो आपको दगा दे सकते हैं। इसीलिए कल जो हम लोग ने कंट्रोल्स की बात करी थी, एक्सेस कंट्रोल्स, जिसमें हमने क्या कहा था कि जो व्यक्ति अगर छोड़ के गया है तो उनके एक्सेस को अपन ने इरेज करना है। कल कंट्रोल्स के में हमने पढ़ा था। सो इनसाइडर थ्रेट्स में क्या होता है कि जो आपके करंट या फॉर्मर एम्प्लॉयज है, they will pose what danger because they have what direct access to the company's network, sensitive data and intellectual properties as well as the knowledge about the entity's process। उनको कंपनीज के स्ट्रेंथ्स क्या है, वीकनेस क्या है, सब पता होता है, बराबर। एंड देन दैट विल हेल्प देम टू कैरी आउट सच एन अटैक, क्योंकि उनको आपके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सब कुछ डिटेल में अच्छे से जानकारी है उनको, क्लियर है एकदम। सो दैट इज एन इनसाइडर थ्रेट्स। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, एक बात करते हैं अबाउट व्हाट डीएनएस टनलिंग। ये डीएनएस टनलिंग थोड़ा क्या बोलते हैं उसको, ऐसा हाई लेवल का थोड़ा एक हैकर्स इसको यूज करते हैं। तो जरा उसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि क्या एग्जैक्टली डीएनएस टनलिंग है, क्या चीज। मतलब आप समझिए, यहाँ पे आप जो है ये क्लाइंट है, मतलब ये आपका सिस्टम है, ये ठीक है, ये आपका सिस्टम है। इधर ये सिस्टम को सिक्योर करने के लिए इधर जो है ये है फायरवॉल। क्या ये, दिस इज फायरवॉल, ठीक है। और यहां पे जो है ये जो है ये यहां पे सर्वर है, ठीक है। अब क्या होता है, इधर जो है ना, एक हैकर को बुलाते हैं अपन, क्या है, एक हैकर को बुलाते हैं, ठीक है। ये हैकर है, ठीक है, इधर ये हैकर। सो ये हैकर क्या करेगा, लेटेस्ट से एक वेबसाइट बनेगा, उसकी वेबसाइट है evil.com करके, बराबर, मतलब एकदम ऐसा उसमें पूरा वो स्कैम करने वाला है आपके साथ। तो अभी क्या हुआ, वो क्या करता है, एक सर्वर बनाता है, वो रोग सर्वर जिसे कहेंगे अपन, क्या कहेंगे उसे, एक रोग सर्वर बनाएगा, रोग सर्वर, कि जिसके अंदर ये evil.com एक वेबसाइट जो है वो उसमें स्टोर कर लेगा और जिससे आपके सिस्टम में वो एंटर कर सकता है। और फिर क्या होता है, एक मालवेयर या कोई भी एक सॉफ्टवेयर वो आपके सिस्टम में डाल देगा, ये इधर, बराबर है, कोई भी, मतलब अपना ईमेल स्कैम जो हमने देखा था, बराबर, स्मिशिंग या क्या बोलते हैं उसको, स्पीयर फिशिंग। तो किसी भी माध्यम से, स्मिशिंग टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से, किसी भी माध्यम से वो आपको टारगेट करेगा। अब क्या होता है, बेसिकली आप समझिए, जब आप रिक्वेस्ट भेजते हो ना, तो क्या होता है, ये कोई भी इंफॉर्मेशन, आप समझिए बात को, कोई भी इंफॉर्मेशन बेसिकली आपका, चलो मैं आपको ऐसे इनको पहले ना ये हटा देता हूँ, इसको, ये हैकर को हटा देता हूँ मैं आपको, पहले तो कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग कि सर हम लोग कर क्या रहे हैं। सो मैं आपको बेसिक एक पहले समझाता हूँ, ठीक है, इसको बाद में इंट्रोड्यूस करते हैं। क्या होता है बेसिकली, जब हम लोग कोई भी वेबसाइट को एक्सेस करना है, लेटर से तेरे को google.com तेरे को एक्सेस करना है, तो तू क्लाइंट है,
तो क्या होता है, यहां से ये रिक्वेस्ट जाता है, ये फायरवॉल को पता है कि ये आपने क्लाइंट ने रिक्वेस्ट किया है, तो वो सर्वर के पास जाएगा और ढूंढेगा कि google.com दे करके, ठीक है। और ये सर्वर से वापस से ये इंफॉर्मेशन रिटर्न आएगी, इधर फायरवॉल पे आएगा। फायरवॉल को पता है कि ये इंफॉर्मेशन सिर्फ क्लाइंट ने रिक्वेस्ट किया है, तो इसीलिए ये इस इंफॉर्मेशन को पास होने देगा। तो इधर अपन क्या बोल रहे हैं, इधर उसने एक क्या बनाया, ये एक उसने टनल बनाया, टनल, जो जो डोमेन नेम है, ये google.com क्या है, ये डोमेन नेम है, ऐसा समझा रहा हूं आपको तो समझेगा, ये डोमेन नेम है जो क्लाइंट ने रिक्वेस्ट किया, फायरवॉल ने उसको पास होने दिया, सर्वर पे गया, सर्वर ने सब जगह ढूंढा google.com का आईपी एड्रेस किधर है, सर्वर को वो मिल गया google.com का आईपी एड्रेस, उसका वेबसाइट मिला, सर्वर से वो वापस से फायरवॉल में आया, फायरवॉल ने उसको अलाउ किया इस टनल के थ्रू जाने को, और फिर आपको यहाँ पे जो है ये क्लाइंट पे वो वेबसाइट जो है ये आपको दिख गई। मतलब आप समझिए, अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल google.com पे ऐसे सर्च कर रहा हूँ ना, बराबर है, तो ये google.com मेरे इस सिस्टम पे कैसे खुला, तो यहां से मेरे सिस्टम के फायरवॉल के थ्रू ये सर्वर के पास गया, इंटरनेट के थ्रू सर्वर के पास गया, सर्वर को बोला कि हर्षद सर को google.com ये वेबसाइट को देखना है, हर्षद सर ने रिक्वेस्ट किया है google.com, मैंने बोला है google.com चाहिए मेरे को, तो फायरवॉल ने उसको पास होने दिया, फिर वो फायरवॉल के थ्रू गया सर्वर के पास, सर्वर से ढूंढा उसने कि ओके ये जो है ये गूगल का आईपी एड्रेस है, ये वेबसाइट है, सर्वर ने वापस से लाया वो, अब फायरवॉल पे आया, बराबर, इधर फायरवॉल पे आया वो वेबसाइट, तो फायरवॉल पे आने के बाद वो फायरवॉल उसको बोल रहा है मैं तेरे को जाने नहीं देगा, तो ये सर्वर ने क्या बोला, ए फायरवॉल ज्यादा शान पट्टी कर मत, ये ऑलरेडी क्लाइंट ने रिक्वेस्ट किया, हर्षद सर ने रिक्वेस्ट किया है ये इधर, बराबर है, उन्होंने मांगा ये वेबसाइट को, जाने दे मेरे को। तो फिर क्या हुआ, ये इस टनल के थ्रू गुजरा, बराबर है, और फिर मेरे को ये वेबसाइट दिखी, समझ में आया, इसको बोलते हैं डोमेन नेम सर्वर, समझा क्या बात को, डोमेन नेम सिस्टम, डोमेन नेम आप ढूंढते हो, सर्वर इसको क्या करता है, सर्वर इधर ढूंढता है, ओके google.com किधर है, और google.com देखने के बाद सर्वर को वेबसाइट मिली और ये मेरे को यहाँ पे डिस्प्ले किया, तो फायरवॉल ऐसा आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। ये समझ में आया आपको, सिस्टम समझ में आया कैसा चलता है ये डोमेन नेम सिस्टम। हाँ, अभी क्या हुआ, ध्यान से सुनना, यहां पे अब एक जो बंदा है, कौन, हैकर, हैकर क्या करेगा अभी, तो हैकर एक रोग सर्वर बनाएगा, बराबर है, रोग सर्वर मतलब क्या, एक उसका खुद का सर्वर बनाएगा, और इसके अंदर वो बोलेगा कि मेरी एक वेबसाइट है evil.com, बराबर के नहीं, या danger.com है, कुछ भी evil.com, ये एक वेबसाइट बनाएगा वो, और वो क्या करेगा, एक मालवेयर के माध्यम से या किसी भी गलत जो अटैक्स के थ्रेट्स या किसी भी हिसाब से, जो हमने ऊपर पढ़ा, स्मिशिंग, स्पीयर फिशिंग, जो भी, उसके हिसाब से वो evil.com का जो डोमेन नेम है वो मेरे सिस्टम के अंदर वो प्लांट कर देगा। अब जब भी मैं सफारी, इंटरनेट एक्सप्लोरर, क्रोम, फायरफॉक्स, कोई भी मैं अपना ये ब्राउज़र ओपन करता हूं जिसके थ्रू मुझे इंटरनेट को एक्सेस करना है, तो क्या होगा यहाँ पे कि ये सिस्टम जो है मेरे से बिना पूछे इस evil.com को सर्च करेगा, ये इस सर्वर को इसने बनाया ना इधर, ये इसको ढूंढने की कोशिश करेगा, रोग सर्वर को, और यहां पे evil.com है, तो क्या हो जाएगा, यहां से फायरवॉल के थ्रू रिक्वेस्ट जाएगा बाहर, और मेरे सर्वर को वो ढूंढने की कोशिश करेगा कि evil.com चाहिए, हालांकि मैंने रिक्वेस्ट नहीं किया है, बट इस मालवेयर के माध्यम से
फायरवॉल को लग रहा है कि हर्षद सर ने रिक्वेस्ट किया है evil.com, और फिर ये इसको इधर इस सर्वर से वो कनेक्ट हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, इस सर्वर से वो कनेक्ट होके मेरे पास आ जाएगा इधर। और अब मुझे बताओ, क्या फायरवॉल इसको अलाउ करेगा क्या आने को अंदर? हाँ अलाउ करेगा। क्यों? क्योंकि उसको क्या लग रहा है कि हर्षद सर ने रिक्वेस्ट किया है इसको, तो वो उसको सेफ पैसेज दे देगा यहां से, और वो मेरे सिस्टम में वो एंट्री कर लेगा। वो अब उसके सर्वर को मेरे सिस्टम का एक्सेस मिल चुका है, और अब वो उसको एक्सप्लॉइट करेगा। ऐसा होता है ये एक डीएनएस टनलिंग। टनलिंग समझा क्यों बोलते हैं? क्योंकि वहां पे एक टनल सेफ पैसेज उसको मिल जाता है। सो एक एकदम अलग लेवल का है। सो क्या हुआ यहां पे? डीएनएस टनलिंग is a type of a cyber attack that leverages domain name system queries and responses to bypass traditional security measures, जो अपने firewall को bypass करता है, and then transmit data and code within the network. क्या कहा? This tunnel gives the hacker a route to unleash malware or to extract data, IP or other sensitive information by encoding it bit by bit in a series of DNS responses. धीरे 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 करके आपके सिस्टम में घुसेगा, एक्सेस करेगा और आपकी बैंड बजा देगा। सो दैट इज व्हाट इज वी टॉक अबाउट इज डीएनएस टनलिंग। समझ में आया आप सबको? ये जो है ये थोड़ा जैसे आपको समझा है, इसको आप इसको नोट कीजिए क्या हुआ है वहां पे, और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलो इसको नोट करेंगे। चलो हो गया बच्चों? ओके, सो ये था डीएनएस टनलिंग। सो उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है, जो बात करते हैं आईओटी बेस्ड अटैक्स। IoT based attacks, IoT stands for what? इंटरनेट ऑफ थिंग्स। IoT का मतलब क्या बेटे? IoT का मतलब होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। सो जैसे अपन जो आज बात कर रहे हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स की, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड आज के तारीख में कितनी सारी चीजें जो है ये हम लोग क्या कर रहे हैं बॉस? इंटरनेट के थ्रू हम लोग कंट्रोल कर रहे हैं। टुडे ट्राई टू अंडरस्टैंड, वी हैव एलेक्सा, we control it through what? internet. Today we have क्या बोलते हैं उसको, स्मार्ट होम सिस्टम्स वी हैव टुडे, जो लाइट्स है, फैंस है, ये सब हम लोग इंटरनेट के थ्रू हम लोग कंट्रोल कर रहे हैं। बराबर है? सिर्फ जरा सोचिए, अपने इंटरनेट के माध्यम से हम लोग आज सब कुछ कंट्रोल कर रहे हैं। इंटरनेट के थ्रू आप लोग आपकी कार भी कंट्रोल कर रहे हो। मेरी जो गाड़ी है MG हेक्टर, इट हैज गॉट व्हाट? इंटरनेट कनेक्टेड इनसाइड। आजकल के बहुत सारी गाड़ियां नाउ दे हैव बिकम व्हाट? स्मार्ट कार्स। एंड व्हेनेवर वी से इट्स अ स्मार्ट कार, स्मार्ट डिवाइस, स्मार्ट गैजेट्स, वी से दैट इट इज कनेक्टेड ओवर व्हाट? इंटरनेट। तो आपके एक कॉमन सर्वर से थ्रू, आपके कॉमन इंटरनेट के थ्रू वो डिवाइसेस क्या है? वो लिंक्ड है। नाउ इमेजिन इफ आपके जितने भी मतलब टीवीज, बराबर टीवी है, आपके कार है, आपके म्यूजिक सिस्टम्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स सारे जो है, अगर वो इंटरनेट से कनेक्टेड है ऑन द सेम सर्वर, और अगर वो हैकर आपके सिस्टम में घुस जाता है, ब्लैकआउट हो जाएगा। ब्लैकआउट हो जाएगा मतलब क्या? ना, ही विल हैव एक्सेस ऑफ एवरीथिंग दैट यू कंट्रोल थ्रू व्हाट? इंटरनेट। वो आपके घर की लाइट बंद चालू कर सकता है, वो एलेक्सा का माइक्रोफोन ऑन करके आपकी बातें सुन सकता है।
समझ रहे हो बात को? आपके फोन का कैमरा ऑन करके बराबर आपको देख सकता है, दैट्स एन अटैक, इंटरनेट ऑफ थिंग्स. So, an IoT attack is a cyber attack that targets an Internet of Things devices or network. जहां पे भी वो कनेक्टेड, आपकी गाड़ी को कंट्रोल कर लेगा वो. समझ में? उनको पता चल जाएगा कहां लोकेशन है, क्या है. सो वंस कॉम्प्रोमाइज्ड, क्या बोला? वंस कॉम्प्रोमाइज्ड, हैकर कैन अज्यूम कंट्रोल ऑफ द डिवाइस, स्टील डेटा और ज्वाइन अ ग्रुप ऑफ इन्फेक्टेड डिवाइसेस. सब वो ज्वाइन कर सकता है. सो इट्स स्कैरी. ऐसा अगर आप सोचोगे तो मतलब इट्स रियली रियली वेरी स्कैरी. सही है एकदम. सो दैट इज व्हाट वी टॉक अबाउट इज IoT बेस्ड अटैक्स. सो ऐसे जो है दोस्तों, दीज आर द डिफरेंट डिफरेंट व्हाट साइबर रिस्क जो हम लोग ने अभी स्टडी किए. इजी है एकदम. यस सर. सो अब क्या है कि बात करते हैं व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ साइबर रिस्क. कैसे हम लोग इस पूरे चीज को, साइबर रिस्क को हम लोग मैनेज करेंगे. सो सबसे पहले बात होती है कि वी हैव टू असेस द साइबर रिस्क. वंस द साइबर रिस्क इज असेस्ड, कि अब अपने को पता चल जाता है कि ओके देयर कैन बी व्हाट स्मिशिंग, देयर कैन बी फिशिंग, देयर कैन बी वेलिंग, देन देयर कैन बी इंटरनेट ऑफ थिंग्स बेस्ड अटैक्स, देयर कैन बी DNS टनलिंग. क्या रिस्क हो सकती है आपको जब पता चलता है कि ओके भाई इतना कुछ रिस्क हो सकता है, देन वो रिस्क का आपके ऊपर इंपैक्ट क्या होगा वो आपने देखना है. और फिर उस इंपैक्ट को मिटिगेट करने के लिए, उस इंपैक्ट को रिड्यूस करने के लिए व्हाट वी आर सपोज टू डू इज मैनेज दैट रिस्क. समझ में आया आपको? सो व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ साइबर रिस्क? सो फॉलोइंग आर द 3 स्टेजेस बेटा. सो व्हाट आर द 3 स्टेजेस ऑफ साइबर रिस्क? बोलो फटाफट. सो द 3 स्टेजेस ऑफ साइबर रिस्क आर: नंबर 1, स्टेज 1 is assessing the cyber risk. Number 2, you establish the impact and then you manage that risk. Good? Yes. सो इसके बारे में डिटेल में एक एक पॉइंट अपन पढ़ते हैं. स्टेज 1, स्टेज 2 एंड स्टेज 3. सो क्या क्या है, एक एक पॉइंट को हम लोग जरा स्टडी करते हैं. सो असेसिंग द साइबर रिस्क, वो कहता है नो ऑर्गेनाइजेशन इज कंप्लीटली इम्यून. इम्यून का मतलब क्या है? अनअफेक्टेड. बराबर. इम्यून मतलब क्या? अनअफेक्टेड टू व्हाट? अ साइबर रिस्क. मतलब जाहिर सी बात है आप साइबर रिस्क के शिकार होंगे. सो डिफरेंट क्लाइंट्स विल हैव डिफरेंट लेवल्स ऑफ रिस्क. बराबर. अलग अलग क्लाइंट को अलग अलग रिस्क होगा. इट विल वेरी ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, इट विल वेरी फ्रॉम द बिजनेस टू बिजनेस. सो डिफरेंट क्लाइंट्स विल हैव व्हाट? डिफरेंट लेवल्स ऑफ रिस्क. even in the same industry, every organization should at least consider the common threats that can come into picture. So आपको पहले तो देखो हर ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग रिस्क हो सकती है बीइंग इन द सेम बिजनेस, बट उनके अगर कॉमन थ्रेट्स की अगर बात करें तो वो क्या है? नंबर 1, रैंसमवेयर, डिसेबलिंग देयर ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग देयर प्लांट्स एंड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज. मतलब आपको वो क्या कर देंगे? लॉक कर देंगे. आप आपका सिस्टम एक्सेस नहीं कर सकते. बराबर है. मतलब स्क्रीन पे लिटरली जो है ऐसा ताला आ जाएगा ऐसे. मतलब यू कैन नॉट एंटर इनटू योर सिस्टम, यू आर ब्लॉक्ड आउट ऑफ योर सिस्टम. बराबर के नहीं? सो फिर अगर आपको उसमें एक्सेस चाहिए, आपका डेटा आपको रिट्राइव करना है, तो उस समय पे आपको क्या करना पड़ेगा? आपको उन्हें पैसे देने पड़ेंगे और फिर ही वो आपको पासवर्ड देंगे या उस सिस्टम को डिक्रिप्ट करेंगे और फिर आप आपका काम कंटिन्यू कर सकते हो. सो दैट इज व्हाट वी टॉक अबाउट इज द रैंसमवेयर. नेक्स्ट अपन बात करते हैं कॉमन क्रिमिनल्स यूजिंग व्हाट? फिशिंग एंड हैक्स फॉर फ्रॉड एंड थेफ्ट, जो हमने अभी पढ़ा. उसके बाद इनसाइडर्स, जो हमने देखा था, इनसाइडर अटैक्स. सो इनसाइडर्स कमिटिंग व्हाट? malicious activities or accidental activities resulting in unintended discourse of information, theft and frauds. So these are what the common threats that can happen. So सबसे पहले अपन ने क्या देखना है कि अपने ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या ऐसी रिस्क हो सकती है, कि क्या ऐसे प्रॉब्लम आ सकते हैं कि जिस वजह से अपन ये रिस्क का शिकार हो सकते हो, उसको असेस करना है पहले. अब वो असेस करने के बाद अपने को देखना है कि इसका इम्पैक्ट, बराबर, इसका अपने को कितनी चोट पहुंच सकती है, कितनी हानि अपने को पहुंच सकती है, उसका इम्पैक्ट अपने को एस्टैब्लिश करना है. सो द साइबर अटैक्स कैन इम्पैक्ट
one or two or more types of risk. The impact of the attack would vary from organization to organization and most importantly from attack to attack. So impact vary from organization to organization and the type of attack you are being facing उसके हिसाब से हो सकता है. So जैसे अगर अपन बात करें तो फर्स्ट पॉइंट वो क्या कहता है, रेगुलेटरी कॉस्ट. सर व्हाट इज दिस रेगुलेटरी कॉस्ट? सो ट्राई टू अंडरस्टैंड रेगुलेटरी कॉस्ट मतलब क्या हो जाएगा कि अगर मान लो यू आर सब्जेक्ट टू व्हाट दिस अटैक, सो क्या हो सकता है कि आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप क्या करोगे, केस करोगे का फाइल, बराबर. आप क्या करोगे, आप कोर्ट केस करोगे. तो आपको वो ऐसा ऐसा लिख देता हूं मैं आपको लीगल फीस भरनी पड़ेगी, बराबर है, रेगुलेटरी कॉस्ट में. उसके बाद अगर अपन बात करें सो रेगुलेटरी कॉस्ट के अंदर आप समझिए बात को, आपको उसमें फाइन्स लग सकते हैं. आपको ये इधर इधर लिखा हुआ ये, बराबर है, फाइन्स एंड पेनल्टीज लगेगा आपको. बिकॉज गवर्नमेंट आपको बोलेगा कि आपने डेटा प्रोटेक्शन आपने नहीं किया, फेलियर टू प्रोटेक्ट डेटा. फाइन क्यों लगेगा आपको, फेलियर टू प्रोटेक्ट डेटा, डेटा लीक हो गया तो आपकी जिम्मेदारी है. बीच में आपने देखा होगा कि मार्क जकरबर्ग, बराबर, या उनको कैसे फाइन्स लगाए गए थे क्योंकि डेटा लीक हुआ था, बराबर, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन लीक हो गई थी. सो इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट द डेटा. सो लीगल रेगुलेटरी कॉस्ट है, फाइन्स पेनल्टीज लग सकता है, तो पैसा जाएगा आपका. इसी के साथ साथ बेसिक जो हम लोग बात कर रहे हैं, बिजनेस इंटरप्ट हो जाएगा, डेटा लॉस, रेप्यूटेशनल लॉस एंड लिटिगेशन, आपको कोर्ट कचहरी का काम हो जाएगा आपका. ransomware more common these days, intellectual property theft which may not take only the competitive advantage but we may also result in what any impairment or impediment charge because of the loss of intellectual properties. Incident response cost, उसको अपन को रिस्पॉन्ड करना है, अब नए कंट्रोल्स लगाओ, नए मेजर्स इन प्लेस रखो. ब्रीच ऑफ प्राइवेसी इफ पर्सनल डेटा ऑफ कंज्यूमर इज हैक्ड. सो ये सब जो है, इन सब के वजह से क्या हो सकता है, आपके ऊपर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आ सकता है. सो ये आपको उसको असेस करना है कि क्या अपने लिए इम्पैक्ट की जब अपन बात करते हैं, सो इम्पैक्ट मतलब अपने को इसका क्या लॉस हो सकता है. इम्पैक्ट मतलब हाउ एंड व्हाट लॉस जो अपने को सफर करना पड़ सकता है, जितना लॉस हो रहा है वो, ठीक है. सो ये अपने को एस्टैब्लिश करना है. तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, यू असेस द साइबर रिस्क. वो साइबर रिस्क असेस होने के बाद उसका आपके बिजनेस पे क्या इंपैक्ट आ रहा है वो देखो, और फिर उस इंपैक्ट को मिनिमाइज करने के लिए, उस इंपैक्ट को मिटिगेट करने के लिए आपने क्या करना चाहिए, उसको मैनेज करना चाहिए. सो यू मैनेज द साइबर रिस्क. व्हाट इज द मैनेज द साइबर रिस्क इज अ स्ट्रेटेजिक अप्रोच जिसके अंदर हम लोग कंट्रोल्स को डिजाइन करेंगे सो दैट हम लोग इन रिस्क को दूर रख सकते हैं. सो ये करने के लिए फर्स्ट यू हैव टू गेट व्हाट, अ होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द साइबर रिस्क. होलिस्टिक मतलब क्या, कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग, मतलब एकदम लार्ज स्केल पे कंप्लीट, और व्हाट वी से इज अ ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द साइबर रिस्क. पूरा एक होलिस्टिक व्यू लो कि आपका क्लाइंट, सर्वर, बराबर, आपका क्या बोलते हैं नेटवर्क जो है, फिर उसके बाद आपका क्या बोलते हैं उसको, जो पूरा वाइड स्प्रेड नेटवर्क है आपका, बराबर, वो सब उसका क्या किधर क्या इंपैक्ट होगा, इसके बारे में आप एक होलिस्टिक व्यू लो ऑफ द साइबर रिस्क थ्रेट्स दैट द ऑर्गेनाइजेशन इज फेसिंग. फिर वो इसको समझने के बाद आपने क्या देखना है कि आपके एग्जिस्टिंग आईटी एंड साइबर सिक्योरिटी प्रोग्राम्स क्या है, क्या उनकी कैपेबिलिटीज है क्या कि वो इस रिस्क को मिटिगेट कर सकते हैं, और अगर नहीं है तो उसके हिसाब से आपने क्या करना चाहिए, यू अलाइन द साइबर रिस्क. आप क्या करिए, यू अलाइन द साइबर सिक्योरिटी एंड आईटी ट्रांसफॉर्मेशन इनिशिएटिव्स विद द स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स, कि उसके हिसाब से आप नए सिक्योरिटी मेजर्स लो. एंड अंडरस्टैंड एक्सेप्टेड रिस्क एंड डॉक्यूमेंटेड कंपेंसेटिंग कंट्रोल्स. कंपेंसेटिंग कंट्रोल्स मतलब क्या, कि अगर एक कंट्रोल फेल हो जाता है, इफ वन कंट्रोल फेल्स देन देर इज अ बैकअप कंट्रोल.
कंपेंसेटिंग कंट्रोल मतलब क्या है कि if one control fails, then there is what? If one control fails, then we say that there is what? The backup controls. कौन से कंट्रोल से? बैकअप कंट्रोल से. सो ऐसे अपन ने क्या करना चाहिए, पूरा उस रिस्क को मैनेज करना है. सो फर्स्ट यू गेट व्हाट? अ ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग. वो ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग लेने के बाद आपने देखना है कि क्या आपके एग्जिस्टिंग कंट्रोल्स क्या उस रिस्क को मैनेज कर सकते हैं. नहीं तो साइबर सिक्योरिटी उसके हिसाब से अलाइन कीजिए. बराबर है. अलाइन करना मतलब उसको सिंक्रोनाइज में लेके आना है कि उस रिस्क को मिटिगेट कर सके. अलाइन मतलब क्या कहेंगे, उसको उस हिसाब से सिंक करना है. एंड देन आपने सोचना है कि इतना रिस्क तो रहेगा क्योंकि 100% आप इम्यून तो नहीं रहोगे. सो उसके हिसाब से आपने क्या करना है, रिस्क को जो है वो एक्सेप्ट करो और उसको डॉक्यूमेंट कर लो. क्लियर एकदम. सो ये 3 पॉइंट्स जरा पढ़िए तो आपको डायरेक्ट एक एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा. व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ साइबर रिस्क. तो फर्स्ट नंबर 1 इज असेस, देन सेकेंड यू चेक द इम्पैक्ट एंड देन मैनेज द रिस्क. फटाफट पढ़ लीजिएगा इसको, फिर आगे बढ़ते हैं. चलो चलो रीड. डन. ओके. तो चलिए अब यहां से आगे बढ़ते हैं. नाउ वी टॉक अबाउट इज द साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क. मजा आएगा. तो व्हाट इज द साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क. अभी साइबर रिस्क के बारे में अपन ने देखा, कैसे स्टेजेस इज, व्हाट इज साइबर रिस्क, व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ साइबर रिस्क, ये सब अपन ने देख लिया. नाउ सिक्योरिटी फ्रेमवर्क क्या है, वही बात है वापस से दोस्त. सो फर्स्ट यू आइडेंटिफाई द रिस्क. क्या करना है पहले, यू आइडेंटिफाई द रिस्क, then protect and safeguarding its assets including electronic assets from the risk. So this is a security framework. You identify the risk and protect and safeguard what? Its assets. Management's preparedness to detect attacks, anomalies and responsiveness to the adverse event. How much is management prepared to thwart away, मतलब उस रिस्क को हम लोग क्या करें, दूर भगाए. बराबर. तो वो है अपना क्या, साइबर सिक्योरिटी वॉट फ्रेमवर्क. तो आपने एक सिक्योरिटी का स्ट्रक्चर, आपका सिक्योरिटी फ्रेमवर्क मतलब क्या है, एक आपका स्ट्रक्चर क्या है कि कैसे आपने स्ट्रक्चर करा हुआ है आपके ऑर्गेनाइजेशन को. बराबर कि नहीं, कि जिससे साइबर रिस्क जो है आप इसे एलिमिनेट कर सको. सो दैट इज व्हाट वी टॉकिंग अबाउट इज बच्चा साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क. सिक्योरिटीज क्यों लगाते हैं, कि हम लोग रिस्क को आइडेंटिफाई करें और हमारे जो भी एसेट्स है उन्हें सेफगार्ड और हम लोग प्रोटेक्ट कर सके. तो इसीलिए हम लोग क्या लगाते हैं, एक सिक्योरिटी फ्रेमवर्क लगाते हैं. गुड. यस. सो 2 पॉइंट्स हैं, ये अपने को ध्यान में रखना है यहाँ पे.
एक है आइडेंटिफाई द रिस्क, एंड देन वी प्रोटेक्ट द रिस्क, डिटेक्ट द रिस्क, बराबर है, रिस्पॉन्ड टू द रिस्क एंड रिकवर फ्रॉम द रिस्क। मतलब आप समझिए बात को कि साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क में पहले अपन क्या करेंगे, एक रिस्क जो है उसको आइडेंटिफाई करेंगे, आइडेंटिफाई द रिस्क, और अब वो रिस्क को आइडेंटिफाई होने के बाद क्या करेंगे, तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, उस रिस्क को रिस्पॉन्ड करेंगे, बराबर है। रुको, पहले हम लोग क्या करेंगे, उस रिस्क को प्रोटेक्ट करेंगे, सीक्वेंस में से आइडेंटिफाई के बाद डिटेक्ट, चलो ठीक है जैसे लिखा है वैसे लिखते हैं, प्रोटेक्ट, डिटेक्ट, respond and recover from the risk. So first you identify the risk, protect, detect, respond and recover from the risk. तो ऐसे जो है, तो ये सब जो चीजें आपकी आती है, दिस एंटायर थिंग, बराबर है, दिस एंटायर थिंग इज व्हाट वी से इज द साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क। इसको क्या बोलेंगे अपन, साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क। क्या लिखना है, आइडेंटिफाई द रिस्क के लिए प्लेन अंडरस्टैंडिंग रखेंगे, इसका चीजें आसान हो जाएगी। So auditor has to determine whether the entity's risk assessment process considers cyber security risk. Entity should conduct what, to identify the risk, entity ने क्या करना चाहिए, should conduct periodic risk assessment and develop management strategy which identifies cyber security risk around IT systems failure affecting entities primary business or potential loss of data or inability to access data as required, risk of unauthorized access to the IT network। मतलब इधर क्या कह रहा है वो कि ऑडिटर हैज टू डिटरमाइन कि एंटिटी के पास ऐसा अपना खुद का रिस्क असेसमेंट प्रोसेस है क्या। वी हैव टू सी दैट एंटिटी के पास अपना खुद का रिस्क असेसमेंट का प्रोसेस है क्या, वो अपने को चेक करने का है, जिसमें वो लोग क्या करें, पीरियोडिक रिस्क असेसमेंट करें और डेवलप मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी। पीरियोडिक रिस्क असेसमेंट मतलब क्या करना है, दे हैव टू आइडेंटिफाई द साइबर सिक्योरिटी रिस्क, जो हमने अभी ऑलरेडी रिस्क देखे अलग अलग तरीके के। जिसके अंदर वो क्या कहता है कि आपने फर्स्ट आइडेंटिफाई करना चाहिए उस रिस्क को। व्हाट यू हैव टू डू इज यू आइडेंटिफाई द रिस्क, यू आइडेंटिफाई द रिस्क, बराबर, कि भाई आपके सिक्योरिटी सिस्टम्स फेल हो सकते हैं, डेटा लॉस हो सकता है, बराबर है, तो आप अनऑथराइज एक्सेस कोई कर सकता है आपके आईटी नेटवर्क पे, तो ऐसा कुछ आपने करना है, बराबर है। और सेकेंडली वो क्या कहता है, देयर शुड बी व्हाट, डेवलप अ मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी। व्हाट डू वी मीन बाय द टर्म डेवलप मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी। डेवलप मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी मतलब क्या है, डेवलप मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी मतलब यहां पे आपको उधर कंट्रोल्स लगाने हैं टू मिटिगेट दैट रिस्क, उस रिस्क को मैनेज करने के लिए। क्लियर है एकदम। दिस इज हाउ यू आइडेंटिफाई द रिस्क। द एंटिटी शुड मेंटेन एंड पीरियडिकली रिव्यू inventory of their information assets, that is asset management,
एग्जाम्पल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, पेटेंट्स, कॉपीराइटेड मटेरियल, ट्रेड सीक्रेट्स एटसेट्रा। तो जो भी आपकी ये इन्वेंट्री ऑफ देयर इंफॉर्मेशन एसेट्स, इन्वेंट्री ऑफ व्हाट, देयर इंफॉर्मेशन एसेट्स, जो किधर है, मतलब जो इंटेंजिबल मोड पे है, बराबर है कि आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज, पेटेंट्स, कॉपीराइटेड मटेरियल, ट्रेड सीक्रेट्स एंड अदर इंटेंजिबल्स। सो आपने उसका हमेशा एक क्या रखना है, एक रिकॉर्ड मेंटेन करना है। इन्वेंट्री मतलब क्या है, इन्वेंट्री मतलब अपन बोलते हैं कि अपन ने उसका हमेशा एक रिकॉर्ड मेंटेन करना है कि अपने ये एसेट्स कहाँ कहाँ किधर है। वी शुड क्लासिफाई एंड प्रायोरिटाइज प्रोटेक्शन ऑफ देयर इंफॉर्मेशन एसेट्स based on what, the sensitivity and business value, and periodically review the systems connected to the network. From the governance perspective, क्या कहता है, from the governance perspective, management should review how cyber security risk affect internal controls, बराबर, over financial reporting. In case of an adverse attack, how management is going to assess the impact and on the recoverability of financial data and impact on revenue recognition. Management needs to identify, बराबर, management needs to identify if any established risk based cyber security program can be leveraged. Leveraged मतलब यहां पे क्या बोल रहे हैं, can be implemented, जो क्या है, एक स्टैंडर्ड जो प्रोग्राम है, रिस्क बेस्ड साइबर सिक्योरिटी प्रोग्राम, जैसे एनआईएसटी एंड आईएसओ, ये ऑर्गेनाइजेशंस है, बराबर है। तो आईएसओ इंटरनेशनल क्या बोलते हैं उसको, ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्ड्स है। एंड एनआईएसटी की अगर बात करें तो ये भी एक नेशनल, एनआईएसटी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड टेक्नोलॉजी लिख देते हैं अपन यहाँ पे। ये इंडिया के एक है सर, नहीं बेटा, ये अपन देखते हैं ना आईएसओ सर्टिफाइड। सो दिस इज इंटरनेशनल, नॉट इंडियन, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइज, आईएसओ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन स्टैंडर्ड्स है या आईएसओ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्ड्स, इंटरनेशनल, पता था मेरे को, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्ड्स। तो ये जो है, ये वेल एस्टेब्लिश्ड क्या है, ऑर्गेनाइजेशंस है। तो ये लोग क्या करते हैं, ये प्री डिफाइंड रूल सेट करे, तो आप उनके जो वो स्टैंडर्ड्स है उसको यूज कर सकते हो। एंड देन डिटरमाइन द ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर साइबर सिक्योरिटी to establish what roles and responsibility, that is CISO, chief information systems officer, or chief information technology officer. So ये CISO, CEO, CIO. Further risk assessment should be discussed with TCWG. So अपन जो है यहाँ पे जो देख रहे हैं दोस्त, सबसे पहले क्या होना चाहिए, सबसे पहले अपन ने क्या देखना चाहिए, देयर शुड बी व्हाट, एंटिटीज रिस्क असेसमेंट प्रोग्राम, कि हाउ आर दे गोइंग टू असेस द रिस्क एंड द इम्पैक्ट ऑफ इट, कि अगर आपको एक्सेस नहीं मिला, बराबर है, तो वो चीजें। फिर उसके बाद सेकंड अपन ने क्या करना चाहिए,
एंटिटी ने अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मेंटेन व्हाट, इन्वेंट्री, that is record of intangible information एसेट्स, इसका रिकॉर्ड अपन ने मेंटेन करना चाहिए। फिर बेटा ये जो अपने इंफॉर्मेशन एसेट्स है, बराबर, इसको अपन ने क्या करना चाहिए, प्रायोरिटाइज प्रायोरिटाइज PRI, प्रायोरिटाइज। क्लासिफाई एंड प्रायोरिटाइज व्हाट, रिस्क प्रोटेक्शन। सो सबसे पहले एंटिटी का रिस्क असेसमेंट प्रोसेस होना चाहिए। देन दे हैव टू मेंटेन द इन्वेंट्री ऑफ इंटेंजिबल इंफॉर्मेशन एसेट्स, और ये जो इंफॉर्मेशन एसेट्स है इसको क्लासिफाई और प्रायोरिटाइज करना चाहिए फॉर व्हाट, द रिस्क प्रोटेक्शन। ओके, ओके। सो ये होने के बाद एक ओवरऑल गवर्नेंस पर्सपेक्टिव होना चाहिए कि हाउ द इंटरनल कंट्रोल्स ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इज अफेक्टेड, एंड कुछ फ्रेमवर्क्स यूज करके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी डिफाइन करने चाहिए। सो governance process for controls over financial reporting, then establish roles and responsibilities of persons, and implementation of risk-based cyber security program. सो ये सारी एक्टिविटी अपने को करनी है फॉर व्हाट पर्पस, आइडेंटिफाइंग द रिस्क। लिखो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं।
चलो, सो नेक्स्ट एक बार फिर से आइडेंटिफाई द रिस्क। ऑडिटर हैज टू डिटरमाइन व्हाट, फटाफट रिस्क को आइडेंटिफाई करने के लिए कि क्या पीरियोडिक रिस्क असेसमेंट हो रहा है और मैनेजमेंट ने क्या स्ट्रेटजी बनाई उस रिस्क को आइडेंटिफाई करने के लिए। फिर आपके इंफॉर्मेशन एसेट्स कौन से है, उसका रिकॉर्ड मेंटेन करो, उसको क्लासीफाई और प्रायोरिटाइज प्रोटेक्शन अकॉर्ड करो। फिर यू हैव टू मेंटेन व्हाट द गवर्नेंस, एक सिक्योरिटी प्रोग्राम आप उसके ऊपर इंप्लीमेंट करो एंड ओवरऑल साइबर सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज लोगों पे आप उसको डाल दो। नाउ प्रोटेक्ट द रिस्क में क्या लिखा हुआ है, टू प्रोटेक्ट द रिस्क ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटीज, प्रोसेस फॉर सेफगार्डिंग द रिस्क सब्जेक्ट टू साइबर सिक्योरिटी। जो ऊपर जो अपन ने ये जो अपन ने बात करी इसके बेसिस पे अभी ये जो है 3 पॉइंट्स, इसी के बेसिस पे अब अपना सेकेंड पॉइंट जो आता है वो सेकेंड पॉइंट क्या है बॉस, वी हैव टू प्रोटेक्ट द रिस्क। मतलब सेफगार्डिंग करने के लिए आपने क्या क्या इसके अंदर किया है, बराबर। सो बेस्ड ऑन द प्रोग्राम, सो सेफगार्डिंग ऑफ द एसेट्स सब्जेक्ट टू द साइबर सिक्योरिटी, सब्जेक्ट टू व्हाट, the cyber security. Entity monitors whether there has been, you have to monitor whether there has been unauthorized access to electronic assets and any related impact on financial reporting. Formal training should be conducted to make teams aware of the risk associated with cyber attacks. Entity should implement effective controls for data security. Entity should have process and procedures in place for identifying material digital electronic assets on the balance sheet subject to what, cyber security. So क्या कह रहे हैं यहाँ पे, protect the risk, so you have to what, safeguard assets subject to cyber security program, formal training for risk associated with साइबर अटैक्स। चलो इसको नोट कर लो। चलो, सो यहां से आगे बढ़ते हैं अभी अपन। सो नाउ वी टॉक अबाउट इज द डिटेक्शन ऑफ द रिस्क। सो डिटेक्शन ऑफ द रिस्क में क्या बोल रही है यहाँ पे, आफ्टर वी स्टडिंग आइडेंटिफाइंग एंड प्रोटेक्टिंग द रिस्क, सो डिटेक्ट रिस्क में क्या करना है, अपने को डिटेक्ट करने के लिए एक फ्रेमवर्क जो है जिसमें आप पहले आइडेंटिफाई कैसे करते हो वो रिस्क को देखना है। आइडेंटिफाई होने के बाद उसको असेस और एनालाइज करना है उसका इम्पैक्ट ऑन द बिजनेस। अभी ये सब जो बातें हैं ना, आप समझने की कोशिश करो, ये सारी बातें हम लोग ने ऑलरेडी डिस्कस करी दी। अब बस उसके मेन मेन जो की इंग्रेडिएंट्स है उसको आप समझो, खत्म है बात। सो आइडेंटिफाई एनालाइज द इम्पैक्ट एंड फिर उसका सिग्निफिकेंस
मतलब जब हम लोग बात करते हैं उसका सिग्निफिकेंस की, तो अपन कह रहे हैं कि ये रिस्क का इम्पोर्टेंस क्या है, एसोसिएटेड विद सच रिस्क, या अपने लिए वो कितनी इम्पोर्टेंट है, क्या उसको दर्जा देना चाहिए, या मतलब ठीक है भाई, इट्स ओके ऐसा। तो उसकी बात कर रहे हैं, एसोसिएटेड विद सच रिस्क। सो डिटेक्शन में क्या करना है अपने को, सबसे पहले वी टॉक अबाउट इज आइडेंटिफाई द रिस्क, फिर उसके बाद उसका असेस द इम्पैक्ट, असेस द इम्पैक्ट ऑफ सच रिस्क, एंड फिर क्या अपने लिए अगर वो इम्पैक्ट अगर उसका गहरा है, सो वी हैव टू टॉक अबाउट व्हाट इट्स सिग्निफिकेंस। करेक्ट है एकदम, यस सर। सो रिव्यू द एंटिटीज प्रोसेस टू मॉनिटर एंड डिटेक्ट व्हाट द सिक्योरिटी ब्रीचेस, कि आप कैसे इस रिस्क को मॉनिटर करते हो, डिटेक्ट करते हो। तो जैसे फॉर इंस्टेंस आप लोग यहाँ पे एग्जाम्पल दिया कि क्या आपने एंटीवायरस लगाया है, क्या यहाँ पे फायरवॉल्स है, क्या आपने एन्क्रिप्शन किया हुआ है डेटा को। सो आप क्या यूज़ कर रहे हो जिससे आप इस रिस्क को क्या कर सकते हो, मॉनिटर या उसको डिटेक्ट कर सकते हो। सो दिस इज व्हाट वी टॉक अबाउट इज द डिटेक्शन ऑफ रिस्क। तो फिर से एक बार क्विकली रिकैप करते हैं कि हमने कौन से पॉइंट्स को यहाँ पे डिस्कस किया है दोस्तों। सो बातें ये हो रही है कि फर्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट इज आइडेंटिफाई द रिस्क। सो आइडेंटिफाई कैसे करना है अपने को, कि सबसे पहले आपने पीरियोडिक असेसमेंट करना है, बराबर है, और उसके हिसाब से स्ट्रेटजी बनानी है, उसके लिए कंट्रोल्स आपने देखने हैं। फिर आपने आपके इंफॉर्मेशन एसेट्स जो इलेक्ट्रॉनिक एसेट्स है उनका रिकॉर्ड मेंटेन करना है, उसे क्लासिफाई और प्रायोरिटाइज करना है, और उसके हिसाब से कंट्रोल्स आपने लगा लेने हैं। कंट्रोल्स लगा लिए, फिर उसके बाद आपने क्या करना है, एक गवर्नेंस मैकेनिज्म आपने लगाना है, राइट, विच इज टॉकिंग अबाउट व्हाट द इंटरनल कंट्रोल्स ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। देन एक साइबर सिक्योरिटी प्रोग्राम जो अपना NIST, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड टेक्नोलॉजी, एंड ISO, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्ड्स। एंड उसके बाद अपने रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को आपने एस्टेब्लिश कर देना है, सीसो या जो चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटीज ऑफिसर है, CIO है, उसके हिसाब से। क्लियर है। नाउ वी टॉक अबाउट द प्रोटेक्शन ऑफ द रिस्क। सो प्रोटेक्शन मतलब यू हैव टू टॉक अबाउट व्हाट प्रोटेक्शन मतलब अपन क्या बोलते हैं सर, प्रोटेक्शन मतलब अपन ने इस रिस्क को क्या करना है, वी आर गोइंग टू सेफ गार्ड द रिस्क, बराबर है। तो सेफ गार्ड करने के लिए अपन ने उसको मॉनिटर करना चाहिए, बराबर है, कि बाबा कोई अनऑथराइज्ड व्यक्ति जो है ये उसका एक्सेस ना करे, और लोगों को इसके लिए ट्रेनिंग देनी चाहिए और इफेक्टिव कंट्रोल्स होने चाहिए। लास्ट में हमने डिटेक्शन ऑफ रिस्क में क्या करा, सो यहाँ पे इसका हम लोग पॉइंट ऐड कर देते हैं। चलिए, सो थर्ड पॉइंट जो हम लोग बात करेंगे, थर्ड पॉइंट में डिटेक्ट रिस्क। सो डिटेक्शन ऑफ रिस्क में व्हाट वी आर सीइंग इज की सबसे पहले आपने रिस्क को आइडेंटिफाई करना चाहिए, आइडेंटिफाई दी साइबर सिक्योरिटी रिस्क। सेकेंड पॉइंट जो है हम लोग क्या कहेंगे कि इसका हम लोग को असेस एंड एनालाइज द इम्पैक्ट, वो अपने को एनालाइज करना है इम्पैक्ट, एंड देन वो इम्पैक्ट एनालाइज होने के बाद वी हैव टू इवैल्यूएट इट्स सिग्निफिकेंस। क्लियर है एकदम। और इसके लिए जब हम लोग ये डिटेक्शन कर रहे हैं, सो डिटेक्शन करने के लिए वो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, दो बातें जो हमने देखा था। सो वी हैव टू मॉनिटर एंड डिटेक्ट सिक्योरिटी ब्रीचेस। डिटेक्शन करने के लिए मॉनिटर एंड डिटेक्ट सिक्योरिटी ब्रीचेस। क्लियर एकदम, यस। चलो नोट कर लो इसको, हरी अप, 1 मिनट में कर लो इसको।
चल, so now we go ahead and talk about is responding to that risk. रिस्पॉन्डिंग टू दैट रिस्क मतलब क्या है कि अगर आपने कोई भी मटेरियल साइबर सिक्योरिटी या आपने डेटा ब्रीच आइडेंटिफाई किया है, सो आपने उसके डिटेल्स को कैप्चर करना है कि बाबा ये क्या हादसा हुआ है आपके साथ, कौन सी रिस्क आपके साथ हुई है। सारे साइबर सिक्योरिटी रिस्क के एग्जाम्पल्स हम लोग ने स्टडी करे हुए हैं, बराबर है कि नहीं। आज जो हमने बात करी कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इनसाइडर अटैक्स, बराबर है, ये सब बातें करी। सो अपन ने देखना है कि आइडेंटिफाई किया है, सो अपन ने उसकी डिटेल्स को कैप्चर करना है कि हाउ डिड दिस ब्रीच वाज आइडेंटिफाइड, कि कैसे इस ब्रीच को आपने ढूंढा, हाउ द इंसिडेंट वाज आइडेंटिफाइड। देन एंटिटी शुड हैव अ रिस्पॉन्स प्लानिंग, कि अब उसको आइडेंटिफाई कर लिया है तो अब उसको अपन ने क्या करना है, रिएक्ट करना है, उसको रिस्पॉन्ड करना है in place to capture the details, and the same needs to be communicated with those who are ultimately responsible, बराबर, communicate with those who are ultimately responsible for this framework, कि जिसने ये सिक्योरिटी फ्रेमवर्क लगाया है उसको तुरंत ही आपने कम्युनिकेट करना चाहिए कि भाई रिस्क पता चली है, अब इसके लिए अपन को अपग्रेड करना पड़ेगा, राइट। सो अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस फ्रेमवर्क एंड विद दोज चार्ज विद गवर्नेंस, the security incident response can help in analyzing the impact and severity of the attack, helps the organization to take the appropriate action. Management should assess litigation cost, regulatory investigation cost, ये सब क्या है, ये सारी बातें जो है अपन ने असेस करनी है एज व्हाट वी टॉक अबाउट इज दी, इसका अपन ने असेस करना है एज व्हाट द इम्पैक्ट। या हमने ऑलरेडी साइबर सिक्योरिटी रिस्क को असेस करने के स्टेजेस में हमने ऑलरेडी पढ़ लिया था, स्टेज 1, 2 एंड 3 में। सो असेस द लिटिगेशन कॉस्ट, रेगुलेटरी इन्वेस्टिगेशन, रेमेडियल कॉस्ट as the part of mitigation process, and improvement management should assess the future action plans, right, that needs to be taken to safeguard the organization from such attacks. So now once it is detected, fourth point में अपन को क्या करना है, we have to respond to what risk. So how do we respond to those risk, हम लोग रिस्क को रिस्पॉन्ड कैसे करेंगे। सो सबसे पहले we talk about is how the security breach was identified। ये की पॉइंट्स लिख के रखो एग्जाम में, बस इसी को इलैबोरेट करना है। सो हाउ द सिक्योरिटी ब्रीच और डेटा ब्रीच वाज आइडेंटिफाइड। सो फिर उसके हिसाब से अपन ने क्या करना चाहिए, सो वी शुड हैव व्हाट अ रिस्पॉन्स प्लानिंग, कि अभी ये आइडेंटिफाई हो गया है तो अभी इसको अपन ने क्या करना चाहिए, रिस्पॉन्स प्लानिंग शुड बी व्हाट इन प्लेस। सो रिस्पॉन्स प्लानिंग में अपन ने क्या करना चाहिए, रिस्पॉन्स प्लानिंग में फर्स्ट कम्युनिकेट ऑन टाइमली बेसिस फॉर persons responsible for security framework and those charged with governance, इनको अपन ने तुरंत अपन ने क्या करना चाहिए, कम्युनिकेट करना चाहिए। फिर वो कम्युनिकेट होने के बाद वी हैव टू असेस द इम्पैक्ट। अब पूरा नहीं लिख रहा हूं आपको, अभी इम्पैक्ट मतलब क्या है ये आपको समझ में आया होगा कि रेगुलेटरी कॉस्ट कितना होगा, लिटिगेशन कॉस्ट कितना होगा, तो वो अपने को इम्पैक्ट को असेस करना है। एंड लास्ट में रिस्पॉन्स क्या रहेगा, सो वी हैव टू व्हाट टेक फ्यूचर एक्शन फॉर future action for what, safeguard against such attacks, right। चल, note this down।
चलो चलो चलो, लास्ट 30 सेकेंड्स। सो नाउ, वी गो अहेड एंड अभी जो है अपना लास्ट पॉइंट जो है इसके अंदर, वो फिफ्थ पॉइंट क्या है अपना, वी हैव टू रिकवर फ्रॉम रिस्क। सो अभी ये रिस्क को आइडेंटिफाई तो हो गई, उसके हिसाब से हमने रिस्पॉन्ड भी कर लिया, और फिर हमने ये सेफगार्ड्स लगाना है। तो ये जो सेफगार्ड्स जो अपने को लगाना है ना, दिस सेफगार्ड डियर फ्रेंड्स इज नथिंग बट, जो हम लोग क्या बोल रहे हैं, दैट वी हैव टू रिकवर फ्रॉम सच रिस्क। तो वी हैव टू टेक सम एक्शंस, एक रिकवरी प्लान बनाना है बराबर, कि जिससे हम लोग ये इम्पैक्ट को जो है ये हम लोग क्या करें, हम लोग ओवरकम कर सके। सो व्हेन वी टॉक अबाउट रिकवर फ्रॉम द रिस्क, सो बेसिकली हम लोग को क्या करना है कि वी हैव टू पुट इन प्लेस व्हाट सम इम्प्रूवमेंट्स, राइट। तो हम लोग को यहाँ पे नेसेसरी नेसेसरी इम्प्रूवमेंट्स जो है, ये नेसेसरी इम्प्रूवमेंट्स हम लोग को बस यहाँ पे लगाना है। जैसे कि कुछ अपग्रेड्स करना है, एंटीवायरस लगाना है, फायरवॉल्स अपने को लगाना है, कोई नई टेक्नोलॉजी अपने को यूज करनी है, सो वो अपने को करना है। सो दिस इज व्हाट वी टॉक अबाउट इज द साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क। सो फर्स्ट यू आइडेंटिफाई, देन यू प्रोटेक्ट, डिटेक्ट, रिस्पॉन्ड एंड रिकवर फ्रॉम द रिस्क। चलो ये रिकवर फ्रॉम द रिस्क लिखो, एंड ये साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क जो है ये अपना खत्म हो गया है। राइट इट डाउन। चलो, so recover from the risk. So you have to take appropriate actions to recover from the attack. So your business is up and running. Once the impact is evaluated and communicated with the regulators, the recovery plan needs to be implemented. So recovery plan is what we should have necessary improvements. Done. ये समरी है इसका। हमने तो मेन जो पॉइंट्स लिखे हमने वो चार्ट याद करने के लिए नहीं है, ये की पॉइंट्स है जो आपके एग्जाम के पॉइंट के अंदर वो नेसेसरी होना बहुत ज़रूरी है। तो वो पॉइंट्स हम लोग ने लिखे हैं। सो ये वाला जो पॉइंट है ये एक बार पढ़ो, फिर आगे का चैप्टर बहुत आसान है एकदम, ठीक है, फटाफट और इंटरेस्टिंग भी है। तो इसको समरी एक बार ये पढ़ लीजिएगा, देन वी कैन गो अहेड। आराम से एक एक लाइन पूरा पढ़ना।
पढ़ लिया? चल, सो नाउ वी टॉक अबाउट द कंट्रोल कंसिडरेशंस। क्या क्या कंट्रोल्स होने चाहिए फॉर साइबर रिस्क। साइबर रिस्क आपको ध्यान में रखना है, ये पूरा जो टॉपिक है साइबर रिस्क, इस अलग अलग साइबर रिस्क अपन ने देखी है, मालवेयर, बराबर, रैंसमवेयर, वो फिर क्या बोलते हैं इनसाइडर अटैक्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, वो सारे रिस्क अपन ने पढ़े हुए हैं, ठीक है। सो उसके लिए क्या क्या कंट्रोल्स हमने लगाना चाहिए, क्या क्या कंट्रोल्स आपने ध्यान में रखना चाहिए, उसके बारे में सिंपल बात कर रहा है। सो फर्स्ट पॉइंट वो बात कर रहा है अबाउट व्हाट, कंट्रोल्स अराउंड वेंडर सेटअप एंड मॉडिफिकेशंस। जो वेंडर्स होते हैं, मतलब वेंडर्स मतलब कौन, जो अपने सप्लायर्स है जिनको हम लोग पेमेंट्स कर रहे हैं, सो उनके लिए कंट्रोल्स क्या होने चाहिए उसकी बात कर रहे हैं। सो कंट्रोल्स अराउंड वेंडर सेटअप। अब इन वेंडर सेटअप के यहाँ पे आप समझने की कोशिश करो, पहले तो फ्रॉड कैसे होता है, अटैक कैसे होता है, ये समझो कि क्या हो जाएगा। अब जैसे मान लो ये जो है ये सप्लायर है आपका, बराबर है, ये सप्लायर ने आपको बैंक डिटेल्स दिए हैं कि यूजुअली आप हमें इस पे पेमेंट जो है वो करते जाइए। ये बैंक डिटेल्स आपके सिस्टम में फिट है और क्या हो जाता है कि आप जो है पेमेंट्स बराबर इसके हिसाब से आप पेमेंट करते हो। क्लियर है एकदम? यस। अभी क्या होता है, आप ये इसके हिसाब से पेमेंट तो कर देते हो, बहुत बढ़िया, एकदम मस्त काम चालू। सो इसके हिसाब से आप क्या करते हो, बढ़िया अच्छा खासा एक पेमेंट कर लेते हो और ये मैकेनिज्म आपका चलते जाता है। सप्लायर से परचेस ऑर्डर आया, अपन ने मतलब सप्लायर को अपन ने परचेस ऑर्डर दिया, परचेस किया, उसको पेमेंट किया, खत्म। एक दिन क्या होता है, आपके सिस्टम में एक मेल आता है, आपके सिस्टम में एक मेल आता है, बराबर है। और इस मेल में क्या लिखा हुआ होता है कि रिक्वेस्टिंग यू टू चेंज द बैंक डिटेल्स। आपको ऐसा मेल आ जाता है कि हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप क्या कीजिए, हमारे जो बैंक डिटेल्स है ये चेंज कीजिए, हमारा नया अभी अकाउंट खुला है हमारा, सो वी आर रिक्वेस्टिंग यू टू चेंज द बैंक डिटेल्स। बढ़िया एकदम गुरु, भारी। आपको वो जेन्युइन लगता है, बराबर है कि नहीं? सो वो स्पूफिंग वाला याद है आप लोगों को, एक डोमेन स्पूफिंग और एक ईमेल वाला। सो ऐसा आपको लगता है कि जेन्युइन मेल आया है क्लाइंट से। सो आप क्या करते हो, सिस्टम में नया मेल आईडी अपडेट कर देते हो और फिर क्या हो जाता है, आप पेमेंट उस अननोन पर्सन को करते हो। आई बात समझ में आपको? और ऐसे केस में फिर आपका फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, क्योंकि आपका पैसा तो गया ही गया, बट वेंडर तो यही बोलेगा ना कि मेरे को तो नहीं आया पैसा करके, तो मैं क्या जानूं तुमने किसको पैसा दिया है किसको नहीं पैसा दिया है, हाउ कैन आई हेल्प। तो आपकी उतनी लाइबिलिटी तो आएगी ही आएगी ना। ऐसा काम है ये, ऐसा फ्रॉड हो सकता है। सो दिस इज व्हाट इज द वेंडर सेटअप। और मॉडिफिकेशन जब आप करते हो तो ऐसा कुछ आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। तो certain cyber schemes exist in which the changes to bank account or other critical vendor information are requested through email phishing scams by individuals purporting to be what authorized vendor personnel. Entities have inappropriately dispersed funds to these individuals and inappropriately reduced the liability owed to the actual vendor, resulting in an impact on what financial statements, that is the loss of cash and related expense। बराबर के नहीं? तो ना आप वो खर्चा क्लेम कर सकते हो और ना ही आपकी लाइबिलिटी कुछ कम हुई। सो ऐसे केस में अपन ने इससे रिलेटेड क्या कंट्रोल्स लगाने चाहिए उसकी यहाँ पे बातचीत हो रही है। आई बात समझ में आपको? सो व्हाट आर दीज कंट्रोल्स? सो ये कंट्रोल्स, एक तो आपने रिस्पॉन्सिबल पर्सन रखना चाहिए कि कौन ये डेटा एंटर कर सकता है, ये सेंट्रलाइज्ड है या डिसेंट्रलाइज्ड है। अदर कम्युनिकेशन चैनल्स सच एज ईमेल यूज्ड टू रिक्वेस्ट चेंजेस टू द मास्टर डेटा, इफ यस मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन होना चाहिए फॉर द ईमेल, कि क्रॉस कंफर्मेशन कर लो।
Systems and technologies are used to initiate, authorize, and process. Are authentication protocols defined to verify modifications. तो ये सब बातें आपने चेक करनी है जिससे कि क्या हो सके, आप ये जो आपकी लाइबिलिटी है या नुकसान जो है, आप ही इसे बचा सकते हैं। क्लियर है एकदम? यस। सो दिस इज व्हाट द कंट्रोल्स अराउंड वेंडर सेटअप एंड मॉडिफिकेशन इज। आगे कंट्रोल्स अराउंड व्हाट? इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर ऑफ फंड्स। सेम ही है, बस इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर ऑफ फंड्स। We transfer or electronic fund transfer similar to what vendor changes noted above. Cyber schemes pertaining to fraudulent request for wire transfers are made relating to business transactions and vendor payments. So क्या हो जाता है, fraudulent request आपको की जाती है कि भाई एडवांस भेज दो, बराबर है, या someone will post from the bank and will say that कि आपका ये जो है लाइबिलिटी आ चुका है, सो पे करो। या कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में, रियल एस्टेट में जो आप डाउन पेमेंट्स पे करते हो, वो बोलेगा आपका भी ड्यू हो चुका है, पैसा भरो। तो ऐसे आपको वो फ्रॉडुलेंट रिक्वेस्ट आ सकते हैं कमिंग फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस रिक्वेस्टिंग डिसबर्समेंट फ्रॉम कस्टमर एसेट्स अकाउंट। सो इसीलिए आपको कंट्रोल यहाँ पे फिर से क्या लगाना है, आर पर्सनल रिस्पॉन्सिबल फॉर वायर ट्रांसफर्स एडुकेटेड, कि उन्हें ये सब पता है क्या थ्रेड्स क्या होते हैं क्या नहीं है। वापस से ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल जिसमें ड्यूअल ऑथेंटिकेशन होना चाहिए। एंड व्हाट सिस्टम्स एंड टेक्नोलॉजीज आर यूज्ड टू फैसिलिटेट रिक्वेस्ट इनिशिएशन, ऑथराइजेशन एंड रिलीज ऑफ जीरो वायर ट्रांसफर्स। उसके बाद नेक्स्ट वी टॉक अबाउट इज द पैच मैनेजमेंट। पैच मैनेजमेंट मतलब क्या होता है कि सिस्टम में अगर कोई बग है या सिस्टम में अगर कोई भी वीकनेस है, सो उसको, वो लूप होल को वो प्लग इन करना बहुत जरूरी है, उसको रेक्टिफाई करना जरूरी है। सो वो साइबर एंड रैंसमवेयर अटैक्स, बराबर, एक्सप्लॉइट व्हाट? नॉन सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज। तो इसके लिए अपन को क्या करना है, वो पैचेस अपने को लगाना है कि जिससे कि अपना सिस्टम वापस से इट इज अप एंड रनिंग। सो पैच मैनेजमेंट सिस्टम है क्या, पीरियोडिक वल्नरेबिलिटी स्कैन्स होते हैं क्या, एंड हाउ द एंटिटी नोटिफाइड पैचेस बाय एक्सटर्नल वेंडर्स। सो माइक्रोसॉफ्ट या विंडोज पैचेस आ जाते हैं, थर्ड पार्टी के एप्लीकेशंस भी जो हम लोग लेते हैं, जैसे एप्पल जो मैंने आपको बताया कि वो सिक्योरिटी अपग्रेड करता है, तो उनको भी पता चलता है कि ये जो है ये अपने सिस्टम में फ्लॉज है, तो वो उसको अपग्रेड करते हैं। क्लियर है एकदम? यस। सो ये बातें हैं तीन जो कंट्रोल कंसिडरेशंस है फॉर साइबर रिस्क। ये सारे जो टॉपिक्स है डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा इसके अंदर, कुछ भी ऐसा कुछ अलग नहीं है। फटाफट वो कंट्रोल्स क्या क्या लगने वाले हैं वो भी एक बार रीड करेंगे। फिर बात करेंगे जो कोविड के बाद जो टॉपिक शुरू हुआ अपना, वो है रिमोट ऑडिट, कि क्या होता है उसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे कि उसमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं। क्विकली इसको रीड कर लीजिए। एक एक कंट्रोल का पॉइंट डिटेल में पढ़ो हाँ बच्चों।
चलो, सो अब बातें करते हैं नेक्स्ट। बढ़िया सा कॉन्सेप्ट आ रहा है आपके सामने, जो है रिमोट ऑडिट। और मार्क करना इसको इम्पोर्टेंट कि एग्जाम में पूछने के चांसेस इसके काफी ब्राइट है, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये काफी अप एंड ट्रेंडिंग है, एकदम मस्त है। सो रिमोट ऑडिट मतलब क्या है? एज द नेम सजेस्ट, रिमोट ऑडिट मतलब क्या है कि तुम वर्क फ्रॉम होम वाले कॉन्सेप्ट को अभी समझते होंगे कि आप घर पे हो, आप आपके ऑफिस पे हो, क्लाइंट प्लेस पे नहीं जा सकते हो, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस आ गए हैं। सो ऐसे केस में आप रिमोटली आपके ऑफिस से, आपके घर से, आप क्लाइंट के जो इंफॉर्मेशन है उसके ऊपर आप ऑडिट परफॉर्म कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। बराबर है? आप क्लाइंट से इंटरेक्शन कर रहे हो थ्रू वीडियो कॉल, जूम कॉल्स, गूगल मीट, टीम, माइक्रोसॉफ्ट टीम। तो इन सब पे आप लोग क्या कर रहे हो, उस पे क्लाइंट के साथ आप काम कर रहे हो। फिर वो डेटा आपको ऑनलाइन शेयर कर रहे हैं एनक्रिप्टेड फॉर्म में। आप उस डेटा को यूज कर रहे हो, एनालाइज कर रहे हो, स्क्रूटिनाइज कर रहे हो, ये सब बातें चल रही है। बराबर है? तो ऐसा जो आप टेक्नोलॉजी के सहायता से बिना क्लाइंट को इन पर्सन मिले जो ऑडिट कर रहे हो, उसको बेटा अपन बोल रहे हैं एज व्हाट? रिमोट ऑडिट। अंडरस्टूड? यस। सो रिमोट ऑडिट और वर्चुअल ऑडिट इज व्हेन द, इसको वर्चुअल ऑडिट भी कहा जा रहा है, इज व्हेन द ऑडिटर यूजेस द ऑनलाइन और इलेक्ट्रॉनिक मीन्स टू कंडक्ट द ऑडिट। सो हम लोग क्या कर रहे हैं? ऑनलाइन पूरा काम कर रहे हैं। और आज के तारीख में ये बहुत अभी कॉमन हो गया है बिकॉज ऑफ व्हाट? पोस्ट कोविड। बराबर कि नहीं? कोविड पैंडेमिक में ये पूरा का पूरा सब चेंज हो गया। जैसे आज अपन लाइव पढ़ रहे हैं, ऐसा ही है। हम लोग ये रिकॉर्डेड मोड्स में अपन पढ़ रहे हैं इसको। ये नहीं तो पहले तो क्या होता था, ये लाइव स्ट्रीमिंग और ये सब ऐसा कुछ था ही नहीं ना कभी। बराबर? आज क्या हो रहा है? ये ऑनलाइन। बराबर? सो ये पहले कभी, मतलब ये जो स्टूडियो मेरा है, ये पहले कभी नहीं था। ये कोविड-19 के बाद से ये चेंजेस हुए ही है, ऐसा ही है। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, इट कुड बी पार्शियली और कंप्लीटली व्हाट? वर्चुअल। Auditor engages what? Engages using technology to obtain what? Audit evidence or perform documentation review with the participation of what? Auditee. So ये सब हम लोग किसके सहायता से कर रहे हैं? टेक्नोलॉजी। Audit planning and scoping is crucial in every audit. This includes a discussion of the scope, schedule, and ways to conduct audit. COVID-19 pandemic has changed the entire business landscape and processes have adjusted to this new situation where remote audit is appreciated by clients as well. So bottom line हम लोग क्या देख रहे हैं? इलेक्ट्रॉनिकली या वर्चुअली जो हम लोग ऑडिट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी टू ऑब्टेन एविडेंस इज कॉल्ड एज व्हाट? रिमोट ऑडिट। सो ऐसे आपने जब रिमोट ऑडिट आप कर रहे हो अभी, सो ऐसे कौन सी बातें जो है वो आपने ध्यान में रखनी है व्हेन यू आर परफॉर्मिंग व्हाट? रिमोट ऑडिट। सो व्हाट आर द कंसिडरेशंस? सो कौन से पॉइंट्स हम लोग देख रहे हैं? 1, 2, 3। तो दीज आर द कंसिडरेशंस। इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ये रहे आपके सामने। सो एकदम सिंपल है, पढ़ते हैं और फिर उसके बाद ये जो मैंने आपसे कल कहा था कि फिर बातचीत करेंगे इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज इन ऑडिट। मजा आएगा बॉस, ठीक है? सो चलिए फटाफट जो है फोकस करते हैं इसके ऊपर। रेडी? ओके। सो नंबर 1 पॉइंट अपन क्या कहते हैं? ऑडिटर्स मस्ट डेवलप व्हाट? अ टेलर्ड स्ट्रेटेजी टू एंश्योर द, टेलर्ड मतलब क्या कहते हैं? मतलब टेलर्ड स्ट्रेटेजीज मतलब क्या कहते हैं? स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी कि वह रिमोट ऑडिट के रिक्वायरमेंट्स जो है वो पूरे हो जाए, आर डिलीवर्ड रिजल्ट्स इक्विवेलेंट टू द ट्रेडिशनल ऑन साइट ऑडिट्स। मतलब जैसा आप ऑन साइट एक्चुअल प्रेजेंस में जाके ऑडिट करते हो तो उसके लिए आपका प्लानिंग अलग होता है, इंटरैक्शंस, कलेक्शन ऑफ एविडेंसेस, वो मेथड्स अलग अलग होती है। बट आप रिमोट ऑडिट मतलब आप घर बैठे पूरा काम कर रहे हो, तो आपने पूरा ये बातें सोचनी चाहिए कि अपन ने क्या क्या करना चाहिए, तो स्पेसिफिक प्रोग्राम उसके लिए बनाना चाहिए। सो इट शुड बी व्हाट? अ टेलर्ड स्ट्रेटेजीज।
स्पेसिफिक और व्हाट वी से इज कस्टम मेड, बराबर के नहीं। सो कस्टम मेड स्ट्रेटेजीज बनानी चाहिए, स्पेसिफिकली उस टास्क के लिए आपने वो स्ट्रेटेजीज बनानी चाहिए। सो इसमें कौन से पॉइंट्स हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे। सो पहला फिजिबिलिटी एंड प्लानिंग, कि क्या आप लोग ये एग्जीक्यूट कर सकते हो, क्या ये पॉसिबल है, उसके हिसाब से प्लान करिए। फिर आपने फोकस करना है कॉन्फिडेंशियलिटी के ऊपर, जो डेटा ऑनलाइन शेयर हो रहा है उसमें आपने सिक्योरिटी और डेटा प्रोटेक्शन का भी ध्यान रखना है। तीसरा पॉइंट लास्ट जो क्या है, रिस्क असेसमेंट जो आप कर रहे हो तो वो कैसे करना है। सो ये तीन बातें हैं सिर्फ रिमोट ऑडिट में जो आपको ध्यान में रखना है, उसके हिसाब से हम लोग ये आगे प्रोसीड करते हैं। सो तीन बातें कौन सी हो गई, पहले क्या फिजिबल है, उसके हिसाब से आप क्या करेंगे, प्लान करेंगे, ठीक है। सो एक फिजिबिलिटी एंड देन प्लानिंग। फिजिबिलिटी मतलब पॉसिबल है क्या है, तो फिर चलो उसको प्लान करते हैं, ठीक है, राइट। सो फर्स्ट पॉइंट, प्लानिंग शुड इन्वॉल्व अग्रीइंग ऑन ऑडिट टाइमलाइंस, बराबर है, कि कौन से स्टेज पे हम लोग कैसा कैसा काम करने वाले हैं, कौन से टाइम पे मिलना है। जैसे आज के तारीख में अगर आप देख रहे हो कि बड़े बड़े जो कॉरपोरेट्स है तो यूएस टाइम और इंडियन टाइम, ऐसा टाइम जोन्स अलग अलग है। तो अगर कोई बिग फोर्स में अगर आप लोग कोई काम कर रहे हो या कोई आपका आउट ऑफ इंडिया कोई क्लाइंट है, सो उनका भी अपना क्या होता है, रिमोट ऑडिट ही चलता है उनका। सो हम लोग पूरा टाइमलाइन जो है वो पूरा अग्री कर लेते हैं कि कौन से टाइम पे अपने को मीटिंग शेड्यूल करना है, क्या क्या एरिया डिस्कस करना है अपने को, क्या इंफॉर्मेशन हमें आपसे चाहिए, क्योंकि वो अलग अलग टाइम जोन्स में काम कर रहे हैं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। सो वो टाइमलाइंस अपने को डिस्कस करना है। फिर मीटिंग प्लेटफॉर्म, बी इट जूम कॉल्स, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, गूगल मीट, शुड बी यूज फॉर व्हाट, ऑडिट सेशंस। फिर डेटा कैसे एक्सचेंज करेंगे। सो डेटा कैसे एक्सचेंज करते हैं, तो इनका एक सिक्योर नेटवर्क होता है जिसमें ऑडिटर को एक्सेस दिया जाता है और वो क्लाइंट को एक्सेस रहता है। तो सिक्योर नेटवर्क के थ्रू डेटा क्या होता है, पूरा एक्सचेंज होता है। सो ये डेटा एक्सचेंज मैकेनिज्म देखना है, एंड एनी एक्सेस और ऑथराइजेशन रिक्वेस्ट। सो ये अपने को बात करना है प्लानिंग में। फिर फिजिबिलिटी इज डिटरमाइनिंग what technology may be used if auditors and auditee have competencies and that resources are available। तो कौन से टेक्नोलॉजी, कॉम्पिटेंसीज मतलब जो आपकी सीए फर्म है उनको वो टेक्नोलॉजी यूज करते आनी चाहिए, नहीं तो फिर आप रिमोट ऑडिट कैसे करोगे। तो आपको वो समझ में आना चाहिए कौन सी टेक्नोलॉजी है, यूज कर सकते हैं क्या। तो वो हिसाब से हम लोग कहेंगे कि यस इट इज फीजिबल। फीजिबल मतलब क्या कहेंगे कि इट इज व्हाट, डिजायरेबल, डिजायरेबल, or what we say it is what, possible, ठीक है। so if auditors and auditees have competencies, competencies we all understand is knowledge। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एग्जीक्यूशन फेज में ऑफ रिमोट ऑडिट इन्वॉल्व व्हाट, वीडियो एंड टेलीकॉन्फ्रेंसिंग विद द ऑडिटीज, जो हमने मीटिंग प्लेटफॉर्म्स डिसाइड किए थे। एंड द डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द ऑडिट एविडेंस शुड बी ट्रांसफर्ड थ्रू डॉक्यूमेंट शेयरिंग प्लेटफॉर्म। तो वो इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स ही होंगे जो हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक शेयरिंग प्लेटफॉर्म से हम लोग उसको शेयर करेंगे। सो इसके अंदर अपने को कौन सी बातें ध्यान में रखनी है, फर्स्ट वी टॉक अबाउट इज द प्लानिंग, सेकेंड फिजिबिलिटी, एंड थर्ड इज व्हाट द एग्जीक्यूशन। तो ये बातें हमने फोकस करनी है, क्लियर है एकदम, यस। अब कॉन्फिडेंशियलिटी, सिक्योरिटी एंड डेटा प्रोटेक्शन, इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, टू एंश्योर डेटा सिक्योरिटी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी, जो अपना डॉक्यूमेंट शेयरिंग प्लेटफॉर्म है शुड बी रिस्ट्रिक्टेड। वो क्या कहता है, डॉक्यूमेंट शेयरिंग प्लेटफॉर्म शुड बी रिस्ट्रिक्टेड एंड सिक्योर्ड, बराबर है। जैसे आज भी अपन ये व्हाट्सएप पे हम लोग जो डेटा भेजते हैं तो वो एंड टू एंड एनक्रिप्टेड होता है। एंड टू एंड एनक्रिप्ट मतलब यहाँ से जब आप भेजते हो ना तो नेटवर्क पे वो एनक्रिप्टेड जाता है, फिर जो रिसीव कर रहा है इंटेंडेड यूजर, उसको रिसीव होने के बाद वो डिक्रिप्ट होता है और उसको फिर उसका मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन बनता है। सो कोई भी नेटवर्क पे उसका एक्सेस नहीं कर सकता, तो वो सिक्योरिटी और कॉन्फिडेंशियलिटी आपको मेंटेन करना है। इट शुड बी रिस्ट्रिक्टेड एंड सिक्योर्ड, दैट इज सेंट अक्रॉस बाय एनक्रिप्टिंग, बराबर, बाय व्हाट, एनक्रिप्टिंग द डेटा। द इंफॉर्मेशन वंस रिसीव्ड एंड डॉक्यूमेंटेड बाय ऑडिटर इज रिमूव्ड फ्रॉम द प्लेटफॉर्म वंस रिसीव्ड, बराबर, वंस रिव्यूड, एक बार ऑडिटर ने इसको चेक कर लिया, वंस रिव्यूड is removed from the platform and stored according to the applicable archiving standards and data protection requirements।
तो वो नेटवर्क पे नहीं रहना चाहिए। एक बार हमने रिसीव किया, रिसीव्ड डिलीट करो उसको। उसके बाद ऑडिटर शुड टेक इनटू कंसिडरेशन द लेजिस्लेशन एंड रेगुलेशंस, राइट, विच में रिक्वायर एडिशनल अग्रीमेंट्स फ्रॉम बोथ साइड्स। तो उसमें क्या क्या है कि देखो, सबसे पहले ये सेशन का कोई भी नो रिकॉर्डिंग ऑफ साउंड एंड इमेजेस, बराबर के नहीं, और ऑथराइजेशंस यूजिंग पब्लिक इमेजेस। सो आप अगर इसको हम ये रिकॉर्डिंग्स यूज कर रहे हो तो पहले परमिशन लो, बराबर, क्योंकि कभी कभी हम लोग ऑडिट में भी जब इंक्वायरी करते हैं, पूछताछ करते हैं, सो बहुत सी बातें ऑफ रिकॉर्ड होती है। हम लोग सारी वो बातें कोई कोई बातें अनऑफिशियल भी होती, कोई ऑफिशियल होती। सो वैसे ही यहाँ पे रिमोट ऑडिट कर रहे हो तो आपने पहले अग्रीमेंट साइन कर लेने चाहिए। यू शुड नॉट टेक व्हाट, not take screenshots of auditees as audit evidence. Any screenshot of documents or records or other kind of evidence should be screenshot should be what? Previously authorized by the auditee. In case of accessing the auditee's IT systems, you should use what? Virtual private network. वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क मतलब क्या होता है कि जिसमें पब्लिक को एक्सेस नहीं होता है। इट क्रिएट्स अ सेफ एंड एनक्रिप्टेड ऑनलाइन कनेक्शन, जो वीपीएन, ऐसा। सो ये कॉन्फिडेंशियलिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ डेटा प्रोटेक्शन, ये अपन बात कर रहे हैं, क्लियर है। फिर उसके बाद नेक्स्ट वी टॉक अबाउट इज द रिस्क असेसमेंट। सो रिस्क असेसमेंट में क्या है? कम्युनिकेशन फ्रॉम द ऑडिटर as well as the auditees need to be clear and consistent, as this becomes crucial during remote audit. The risk of achieving the audit objectives are identified, assessed and managed. The assessment if remote audit would be sufficient to achieve the audit objective should be done and documented. सिंपल, तो ये सब कम्युनिकेट करना है। सो ऐसा आपको एग्जाम में शॉर्ट नोट के लिए क्वेश्चन आएगा। सो क्या क्या कह रहे हैं अपन यहाँ पे? रिस्क बेस्ड क्या बोल रहे हैं यहाँ पे अपन? ये पूरा जो रिमोट ऑडिट है वो कैसा है, ये रिमोट ऑडिट। सो पहला पॉइंट जो अपन बात कर रहे हैं, फर्स्ट वी हैव टू मेक श्योर दैट वेदर इट इज फीजिबल एंड देन वी प्लान। तो उसके अंदर सबसे पहले अपन फीजिबिलिटी, प्लानिंग एंड देन एग्जीक्यूशन की बातें डिस्कस करी। कॉन्फिडेंशियलिटी आपको मेंटेन करना है और सारी बातें वो क्लाइंट से अग्रीमेंट्स बना लेना है, और रिस्क असेसमेंट करके वो प्रॉम्प्टली समय समय पे कम्युनिकेट कर लेना चाहिए। रीड। ओके, चलो। सो अब इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बच्चों बात करेंगे। तो बहुत ही सिंपल है, एकदम सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। एडवांटेजेस की पहले बात करते हैं। कॉस्ट और टाइम बचेगा, ट्रैवल टाइम नहीं लगेगा, ना ट्रैवल कॉस्ट लगेगा। बैठे बैठे, घर बैठे बैठे काम करे, करना है कुछ काम, चलो शुरू करें रिमोट ऑडिट लेके प्रभु का नाम। कोई टेंशन नहीं है, कॉस्ट और टाइम दोनों बचेगा। उसके बाद कॉस्ट और टाइम तो बचेगा सर, कंफर्ट और फ्लेक्सिबिलिटी आराम से।
अपने घर से सर रिमोट ऑडिट करने का सर वो लॉकडाउन में मजा ही अलग था। आपकी तो आर्टिकल जितना भी चालू भी होगी। सो सर रिमोट ऑडिट का एक अलग ही मजा था, घर बैठे बैठे मस्त अपना कंफर्ट में अपने टाइम पे फ्लेक्सिबिलिटी पूरा काम करना है, कोई टेंशन नहीं था सर। सो हमारा कॉस्ट और टाइम दोनों बच रहा था, कंफर्ट और फ्लेक्सिबिलिटी सही थी। सो वी वर वर्किंग फ्रॉम व्हाट अ होम एनवायरनमेंट. So time required to gather evidence can spread over several weeks instead of concentrated into a small period that takes personnel from their daily activities. क्या हुआ ये? The time required to gather evidence can spread over several weeks. बराबर है? Instead of concentrated into a small period that takes personnel from their daily activities. मतलब आप आराम से ओवर द पीरियड आप क्या कर सकते हो, आप एविडेंस को कलेक्ट कर सकते हो थोड़ा 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 करके, बढ़िया है. ऑडिटर कैन गेट फर्स्ट हैंड एविडेंस डायरेक्टली फ्रॉम द आईटी सिस्टम, क्योंकि उसको डायरेक्ट एक्सेस सिस्टम का मिलता है. नहीं तो पहले हम लोग जब ऑडिट करते थे तो वी हैड टू रिक्वेस्ट द आईटी गाय, देन यूज टू टेक द परमिशन, फिर वो डेटा एक्सट्रैक्ट करके फिर उसको रिव्यू करते थे, फिर हमको देते थे. कोई सेंसिटिव तो ऐसा लगता था कि फिल्टर हो रहा है कुछ, तो अभी ऐसा नहीं है, आपको सीधा एक्सेस मिलता है. सो वाइडेंस द सिलेक्शन ऑफ ऑडिटर्स फ्रॉम ग्लोबल नेटवर्क, वाइडेंस ऑडिटर्स फ्रॉम नेटवर्क ऑफ एक्सपर्ट्स ग्लोबली. तो तुम कहीं का भी ऑडिट कर सकते ना अभी ऐसा. सो दीज आर दी एडवांटेजेस. नाउ लेट्स कम टू द डिसएडवांटेजेस. सर नेटवर्क इशू ना सर, हेलो हेलो करते रह जाएंगे. इंटरव्यूज एंड मीटिंग्स कैन बी व्हाट इंटरप्टेड. नेटवर्क इशू बार बार, फिर क्या वो क्लियर बोल रहे ना तो इरिटेशन हो जाती ना यार, बार बार अरे सर वो लैग हो रहा है, कनेक्शन नहीं है बराबर से, एम आई ऑडिबल, एम आई विजिबल, कैन यू हियर मी. लॉकडाउन में ऐसे इतने मीटिंग्स गए ना भाई, एम आई ऑडिबल टू यू गाइस, एम आई विजिबल, देन यू हैव टू रिपीट एवरीथिंग अगेन, बराबर. Then limited or no ability to visualize facility culture of the organization. No ability to visualize what? Facility culture of the organization and body language of the auditees. जब अपन क्लाइंट को जब क्या ऐसे ऑनलाइन बोल रहे ना, तो उसका मतलब उसका एक्चुअल जो बिहेवियर है वो स्टडी नहीं कर सकते. समझा क्या? वर्चुअल ऑडिट में क्या हो रहा है कि वो तो एकदम भाई ऐसा कॉन्फिडेंट ही दिख रहा है ना, बट जब सामने होता है तो क्या वो थर थर कांप रहा है भाई, वो किस उसके लैंग्वेज, बॉडी टोन सब समझ में आता है. सो टाइम जोन्स कुड ऑल्सो अफेक्ट, टाइम जोन्स इश्यूज also could also affect the efficiency of the remote audit section. The opportunity to present doctored documents, doctored मतलब क्या, altered, doctored मतलब altered or tampered documents, or to omit relevant information is what increased. क्योंकि ऑनलाइन है ना सब, तो दिस में कॉल फॉर एडिशनल प्लानिंग. रिमोट एक्सेस टू सेंसिटिव इन IT systems may not be allowed. Sensitive IT systems may not be allowed. Security aspects relate to remote access. And cultural challenges for the auditor. Lack of knowledge of local laws and regulations could impact the audit अगर global network पे काम कर रहे तो. So physical verification, stock taking cannot be performed. So ये क्या हो जाता है, limitations हो जाता है. So ये आपको एक तो सीधा क्वेश्चन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस आ जाएगा, या दोनों में डिफरेंसेस क्या है, बराबर. डिफरेंस मतलब डिफरेंस तो नहीं है ये एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस का कंपैरिजन आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा. सो दैट्स इट प्रीटी मच. डन. ओके. सो अब मैं आपको होमवर्क के लिए कुछ पढ़ने के लिए टॉपिक दे रहा हूं, फिर हम लोग ये जो टेक्निक्स है ये फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट सेशन में. आज इतना ही पढ़ता है ये. मैं आपको कुछ डेटा आपको दे रहा हूँ, होमवर्क के लिए पढ़ना है आपको.
ये केस स्टडी जो है पेज नंबर 12.24 पे ये केस स्टडी पढ़ना है आपको, ठीक है। ये पूरा एंड तक पढ़ना है, कैसे क्या है, मतलब एक समझ में आएगा कि हाउ द ऑडिट इज एक्चुअली कंडक्टेड, ठीक है। ये जितना भी ऐसे वो ब्लू ब्लू पार्ट में है ना, वो वाला होमवर्क के लिए पढ़ना है उसको। और उसके बाद ये वाला भी इन डेज के हिसाब से प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को अपन को चेक करना है। सो ये कैसे करेंगे ये भी आपको रीड करना है, ठीक है। सो आज जल्दी छोड़ रहा हूँ, इसका मतलब ये आपको 10 मिनट आपको ये कंटेंट आपको रीड करना है, ठीक है। सो इसमें 56-57 ऑड पॉइंट्स है जो हम लोग रिपोर्ट करना है ये, ठीक है। नहीं ये क्लॉजेज है, ये पैराग्राफ रेफरेंस नंबर 57 पॉइंट्स नहीं है। सो ये आपको पढ़ना है इसको, ठीक है। सो उसके बाद हम लोग ये नेक्स्ट जेन और ये सब पढ़ेंगे। तो कल का जो सेशन होगा इसके अंदर होपफुली हमारा ये टॉपिक 99% खत्म हो जाएगा। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। कल का सेशन बहुत मजा आएगा कि नई नई टेक्नोलॉजीज के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। बहुत सारी चीजें आप पहली बार सुनोगे समझोगे। इट्स गोइंग टू बी सुपर फन। ओके, सो कल मिलेंगे मजेदार टॉपिक के साथ एंड देन वील बी कंप्लीटिंग विद दिस चैप्टर। थैंक यू वेरी मच गाइस, हैव अ ग्रेट 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 डे अहेड। बाय बाय।